चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके कपड़े भी साधारण थे और कई जगह से फटे हुए थे। संजय उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसे उसमें मासूमियत और घबराहट के मिले-जुले भाव नजर आ रहे थे, जबकि उमेश और दिनेश उसको केवल हवस की नजर से देखे जा रहे थे। तभी उमेश लड़खड़ाता हुआ उठा और उसने दिनेश व संजय को बाहर जाने के लिए कहा। वे दोनों बाहर आ गए। अब कमरे में केवल वह लड़की और उमेश थे। उमेश ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। संजय को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उमेश और दिनेश ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही न था कि वे क्या कर रहे हैं। काफी देर हो गई तो संजय ने दिनेश को कमरे में जाकर देखने को कहा। दिनेश शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। काफी देर बाद लड़की ने दरवाजा खोला। उस लड़की ने दिनेश से कहा कि उसका दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में चूर दिनेश उस लड़की की बात सुनने के बजाय पकड़कर उसे अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। संजय दूर बरामदे में बैठा यह सब देख रहा था। दिनेश को भी कमरे में गए काफी देर हो गई तो संजय ने दरवाजा खड़काया। इस बार भी उसी लड़की ने दरवाजा खोला। वह अब परेशान दिख रही थी। उसने संजय की तरफ देखा और कहा, बाबू, ये लोग कुछ कर भी नहीं कर रहे और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की जरूरत है और जल्दी घर भी जाना है। कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। संजय ने लड़की को अंदर चलने को कहा और थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसने जाते हुए देखा कि उमेश और दिनेश शराब में चूर बिस्तर पर पड़े थे। संजय ने दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई। वह थोड़ा जल्दी में लग रही थी। संजय ने उसे पास रखा, पानी पीने को दिया, जिसे वह एक सांस में ही पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हुई और संजय से बोली, बाबू, अब जो करना है जल्दी करो, मुझे पैसे ले कर जल्दी घर पहुंचना है। संजय को उसकी मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिए तो उसने पैसे रख लिए और संजय को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। संजय ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना किया। लड़की बोली, नहीं बाबू, कस्तूरी ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम के किसी से भी पैसे ले ले। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन भीख नहीं लूंगी। कस्तूरी निकल नहीं पा रही थी। एक दिन संजय बाजार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि कस्तूरी भी उसके पास की ही एक दुकान से सामान खरीद रही थी। संजय उसको देखकर खुश हुआ। उसने कस्तूरी को आवाज दी तो कस्तूरी ने मुड़कर देखा और फिर दुकानदार से सामान लेने में जुट गई। संजय उसके पास पहुंचा। कस्तूरी ने संजय की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कस्तूरी ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। संजय उसे पीछे से आवाज देता रहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद संजय को कस्तूरी फिर दिखाई दी। उस दिन संजय ने कस्तूरी का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींच कर ले गया और उससे उसकी पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा तो संजय के पैरों की जमीन खिसक गई। उसने देखा कस्तूरी का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने अपनी फटी चुनरी से अपना पेट छुपा रखा था, जो कुछ बाहर दिख रहा था। कस्तूरी वहां से जाने के लिए संजय से जोर आजमाइश कर रही थी। संजय ने किसी तरह उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक चाय की दुकान पर बिठाया। संजय ने गौर से कस्तूरी के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। कस्तूरी सचमुच बहुत कमजोर थी। संजय ने कस्तूरी से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन संजय ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। संजय कुछ समझ नहीं पा रहा था। कस्तूरी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बाबू, मेरी यह हालत उसी दिन से है।
जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले थे। संजय ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा, तो वह फिर बोली, बाबू, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ। मैं उस गंदे नाले के पास वाली कच्ची झोपड़पट्टी में रहती हूँ। उस दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़ कर ले गई थी, क्योंकि वह गली में चरस गांजा बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़ाना था और मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसा मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। थक हार कर मैं बैठ गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बेरहम जमाने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की यह बात मेरी समझ में आई और मैं आप और आपके दोस्तों तक पहुंच गई। कस्तूरी चुप हुई, तो संजय ने अपने चेहरे के दर्द को छिपाते हुए पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? कस्तूरी ने कहा, बाबू, यह जान कर आप क्या करोगे? यह तो मेरी किस्मत है, संजय ने फिर जोर दिया। तो कस्तूरी बोली, बाबू, उस दिन आपके दिए गए पैसे से मैं अपने भाई को हवालात से छुड़ा लाई। तो भाई ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए। मैंने झूठ बोल दिया कि किसी से उधार लिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, बाबू, सब ने पैसा दिखा, लेकिन मैंने जो जिस्म बेचकर एक जान को अपने शरीर में आने दिया, तो उसे सब नाजायज कहने लगे। और जिस भाई को मैंने बचाया था, वह मुझे धंधे वाली कहने लगा और मुझे मारने लगा। वह मुझे रोज ही मारता है। यह सुनकर संजय के कलेजे का खून सूख गया। इस सब के लिए वह खुद को भी कसूरवार मानने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। कस्तूरी ने यह देखा तो वह बोली, बाबू, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती। लेकिन बाबू, उस दिन के बाद से मैंने अपना जिस्म किसी को नहीं बेचा। यह कहते हुए वह चुप हुई और कुछ सोचकर बोली, बाबू, उस रात आपके अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में लाऊंगी और उसी के सहारे जिंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसी गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। इतना कहकर कस्तूरी का गला भर आया। वह आगे बोली, बाबू, यह आपकी निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। इतना कहकर वह तेजी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। यह सुनकर संजय जैसे जम गया था। वह कहकर भी कुछ नहीं कह पाया। उसने फैसला किया कि कल वह कस्तूरी के घर जाकर उससे शादी की बात करेगा। वह रात संजय को लंबी लग रही थी। सुबह संजय जल्दी उठा और बदहवास सा कस्तूरी के घर की तरफ चल दिया। वह उसके महल्ले के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। वह किसी अनहोनी के डर को दिल में लिए भीड़ को चीर कर पहुंचा तो उसने जो देखा तो जैसे उसका दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। संजय ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ है, तो किसी ने बताया कि कस्तूरी के भाई ने उसे चाकू से मार दिया है, क्योंकि सब कस्तूरी के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसे बेइज्जत करते थे। संजय पीछे हटने लगा। अब उसे लगने लगा था कि वह गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन बजने लगा तो भीड़ छंटने लगी। संजय पीछे हटते हुए कस्तूरी को देख रहा था। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और शायद वह अपने प्यार को मरते हुए भी बचाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उन खुली आंखों से संजय को कहना चाहती हो, बाबू, यह तुम्हारे प्यार की निशानी है, पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। संजय पीछे मुड़ा और अपने घर पहुंचकर रोने लगा। वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वह कल ही उससे शादी की बात कर लेता तो शायद कस्तूरी जिंदा होती। बारिश होने लगी थी, बादल जोर से गरज रहे थे। वे भी कस्तूरी के प्यार के लिए रो रहे थे।